हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या फर्क है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी जब कभी भी हम लोग स्टील वायर रोप या किसी भी प्रकार के स्लिंग के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ये दोनों चीज है क्या चीज, स्ट्रेस और स्ट्रेन। दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा के द्वारा स्ट्रेस को दिखाया गया है और इप्सिलोन के द्वारा स्ट्रेन को। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, दैट मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, और इप्सिलोन इक्वल टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। स्मॉल एल इज नथिंग बट द चेंज इन द लेंथ। तो अगर किसी वायर रोप के ऊपर लोड डाला जाता है तो उसमें इलोंगेशन होता है। तो इलोंगेशन कितना हुआ, वो डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था। इसको हम लोग परसेंटेज इंक्रीज भी बोल सकते हैं लेंथ में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है सिग्मा यानी स्ट्रेस का पास्कल में मेजर किया जाता है, विच इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पीएसआई में किया जाता है, जिसका मतलब होता है पॉन्ड्स फोर्स पर स्क्वायर इंच। और स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस है, चूंकि सेम क्वांटिटी लेंथ बाय लेंथ है तो दोनों का अगर कैंसिल कर दें यूनिट्स तो ये डायमेंशनलेस हो जाता है। और इस इंक्रीज को चूंकि डेसिमल में आता है तो इसे परसेंटेज के रूप में भी ज्यादातर शो किया जाता है। कॉज की अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है स्ट्रेस के केस में, ये कॉज है। और डिफॉर्मेशन जो है एक इफेक्ट है। सो इन दोनों में रिलेशनशिप अगर देखा जाए स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो स्ट्रेस कॉज है और डिफॉर्मेशन जो है या इफेक्ट है। तो दोनों में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। अब इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। सो कॉज अ मटेरियल टू डिफॉर्म और चेंज द शेप। फोर्स लगाने से होता क्या है, सो ये डिफॉर्मेशन होता है या फिर शेप में कोई चेंज होता है, एज वेल एज अफेक्ट्स इट्स स्ट्रेंथ, स्टीफनेस एंड अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इफ द स्ट्रेस इज टू हाई, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया जाए यानी फोर्स लगा दिया जाए, इसका रिजल्ट ये होगा कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा मटेरियल में। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी और वो ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगी। लेकिन इसके पहले अगर कम लगाया जाए तो वो ओरिजिनल शेप में फिर वापस आ जाती है। इसके हम और भी गहराई में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। इवन फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल कैन बी कॉज्ड। अब इससे आगे अगर उसको उस पर लोड डाल देंगे तो उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। कॉज मटेरियल्स टू एक्सपीरियंस फटीग, corrosion एंड अदर फॉर्म ऑफ द डिग्रेडेशन ओवर द टाइम। सो ज्यादा फोर्स लगाने से इन सब चीजों से उसको फटीग हो जाएगा या कोरोजन हो सकता है उसके अंदर, या अदर फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन जो है मटेरियल का हो सकता है। अगर हम लोग स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन के केस में अगर देखें तो इलास्टिक स्ट्रेन इज रिकवरेबल। तो बोलता है कि अगर इलास्टिक स्ट्रेन हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, तो ये रिकवर कर जाता है, मतलब वापस अपने शेप में आ जाता है। द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप वंस द लोड इज रिमूव्ड। हाउएवर, लेकिन इफ स्ट्रेन एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट, इसके इलास्टिक लिमिट को पार करके अगर आप फोर्स लगा देंगे इसमें, तो डिफॉर्मेशन कैन अकर और ये परमानेंट चेंज हो जाएगा मटेरियल के शेप में। इन एक्सट्रीम केसेस द मटेरियल कैन फ्रैक्चर, और अगर ज्यादा लगा दिए तो मटेरियल में फ्रैक्चर भी हो सकता है और ब्रेक अंडर द एक्सेसिव स्ट्रेन। कैन चेंज इन अदर मटेरियल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन सब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनका, इसमें भी चेंजेज आ सकता है। फिजिकल बिहेवियर की अगर बात करें तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कैन कॉज मटेरियल टू चेंज शेप, कंप्रेस और स्ट्रेच। कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकता है या उसको टेंसाइल फोर्स भी लगाएंगे तो वो खींच सकता है।
स्ट्रेच हो सकता है या ट्विस्ट भी हो सकता है। स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो द चेंज इन द शेप और द साइज ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द अप्लाइड स्ट्रेस। स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कैन बी इधर इलास्टिक और प्लास्टिक। सो इलास्टिक जिसमें रिकवर कर लेगा, प्लास्टिक का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। आइए हम लोग और आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक यंग्स एक्सपेरिमेंट ऑफ इलास्टिसिटी दिखाया गया है। ये एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है जो कि मैट्रिक में पढ़ाया जाता है या लोअर कक्षा में भी पढ़ाया जाता होगा। तो इसमें क्या है कि एक तार लिया गया है, उसे पुल्ली के थ्रू गुजारा गया और इसके दूसरे एंड पे कुछ वेट रख दिया गया है। यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है जिसके जरिए हम इसमें कितना लंबाई बढ़ा इसका या कितना लंबाई घटा उसके बारे में। यहाँ तो बढ़ेगा, चूंकि लोड डाल रहे हैं तो इलोंगेशन होगा तो बढ़ेगा ही। तो कितना बढ़ा बेसिकली उसको हम लोग नोट करते हैं। ये हमारा पूरा वर्क बेंच है जिसके जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को एक ग्राफ के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स मॉड्यूलस जो है, यंग्स मॉड्यूलस रिजल्ट है यंग्स एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। इज द मेजर ऑफ द मटेरियल्स स्टीफनेस। तो ये मटेरियल कितना स्टीप है उसको बताता है। क्वांटिफाइंग इट्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर डाला जाए तो इसको क्वांटिफाई करता है कि कितना रेजिस्टेंस ये उस पे देता है, कितना रेजिस्टेंस पैदा करता है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स इंजीनियर्स and the material scientists to predict how materials will behave under the various loads. So इस एक्सपेरिमेंट के जरिए साइंटिस्ट्स और मटेरियल साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स जो है पता करते हैं कि कौन से डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं किस प्रकार से बिहेव करेंगे डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लोड में। ये यंग्स एक्सपेरिमेंट का ग्राफ है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं इस रेड लाइन के लेफ्ट साइड में इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात की गई है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन है। तो दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, आप देख सकते हैं इस रीजन तक। इस लेफ्ट साइड में एक प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप है, मतलब जितना स्ट्रेस लगाया जा रहा है उसके अनुसार प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है स्ट्रेन। सो एक खास स्ट्रेस के लिए एक खास स्ट्रेन जो है क्वांटिफाई अगर करेंगे तो एक कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज कर रहा है और लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अगर यंग्स मॉड्यूलस की बात करें तो ये किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो राइज है और ये जो रन है, इसको राइज बोलते हैं वाई एक्सिस के रीडिंग को, और इसको रन बोलते हैं। तो ये पॉइंट पे जो राइज और रन है उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, जो कि इसको स्लोप भी कहा जा सकता है, स्लोप ऑफ द या यंग्स एक्सपेरिमेंट लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज। इसके आगे जो है इसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विदस्टैंड ए पुलिंग, यानी टेंसाइल खींचने वाला फोर्स, फ्रॉम विदाउट ब्रेकिंग और डिफॉर्मेशन। तो बिना टूटे, टेंसाइल स्ट्रेंथ उस चीज को बताता है कि बिना टूटे मटेरियल कहाँ तक खींचा जा सकता है। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑल्सो नोन एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि इस रेंज में देखिए बताया गया है। सो इस तरफ जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन आ रहा है वो परमानेंट नेचर है। यहाँ पे इस रेंज में मटेरियल डिफॉर्म होगा लेकिन फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। बट यहाँ के बाद जब अगर फोर्स लगा देते हैं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता है, या रस्सी हो या किसी भी प्रकार का स्लिंग हो, अगर इस रीजन में खींच गया तो वो फिर ओरिजिनल शेप में, स्टेट में ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। इस चीज को जानना स्लिंग इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
दिस बिगिंस एट द यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट, यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट यही है, इसके आगे से शुरू होता है कहानी इसका जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन का, इसके आगे से शुरू होता है। This is the point where the material starts to deform permanently and no longer returns to its original shape after stress is removed. Stress को remove कर देने, force को remove कर देने के बाद भी वो original shape में नहीं आ पाता है, बट इस रीजन में आ जाता है और इस रीजन में नहीं आ पाता है, वही डिफरेंस है। ऑल्सो कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो ये वाला जगह है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस पॉइंट इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द स्ट्रेस अ मटेरियल कैन इंड्योर। कितना बर्दाश्त कर सकता है मैक्सिमम स्ट्रेस, जितना वेट देते जा रहे हैं तो टूटने के पहले कितना बर्दाश्त कर सकता है, एज नोटेड बाय द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं टेंसाइल टेस्ट के बारे में। तो ये टेंसाइल टेस्ट है क्या चीज? A tensile test, also known as tensile strength test, is the fundamental mechanical test that measures how material responds to being pulled apart. जब उसको खींचा जाता है तो मटेरियल कैसा बिहेव करता है। तो कोई तार है, कोई स्लिंग है, उसको खींचा जाएगा, दैट कम्स अंडर द लोड, तो वो खींचा जाता है, तो खींचेगा तो कैसा उसका बिहेवियर रहेगा। इट इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिंग अ स्पेसिमेन टू अ कंट्रोल्ड टेंसाइल। कंट्रोल्ड का मतलब हो गया कि उसको हम लोग जानबूझ करके खींच रहे हैं, जानबूझ करके उस पर लोड दे रहे हैं, और नॉन लोड दे रहे हैं, कितना लोड दे रहे हैं उसी के अनुसार उस पर फोर्स लग रहा है। सो कंट्रोल्ड टेंसाइल फोर्स मेजरिंग द डिफॉर्मेशन, उसके अगेंस्ट में हम लोग कितना इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है, उसको मेजर करते जा रहे हैं। एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज द डिफॉर्मेशन, and this test provides crucial information about the material's strength, elasticity and ductility। कितना खींचा जा सकता है उस मटेरियल को, खींचने योग्य है, ये सब जानकारी इस टेस्ट से मिलता है। सो ये टेंसाइल टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट एन ऑब्जेक्ट is held by two clamps is pulled on both the ends to measure the strength of this material। दोनों साइड से खींचा जाता है इसका स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। एज द पुलिंग कंटिन्यूज, constant strain is applied to the object up to the point where the material breaks। जहां कि वो टूट जाता है उस पॉइंट तक उसको स्ट्रेस दिया जाता है, और hits a point where the object begins to stretch common or ductile material। This point of stretching is referred to as yield strength। इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है उसमें। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस यील्ड स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द यील्ड स्ट्रेंथ मीन टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। एज द कांस्टेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनली राइज, जो कि प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनली उसमें स्ट्रेट लाइन जो हम लोग देखे थे, स्ट्रेट लाइन से राइज करता है। इवेंचुअली द ऑब्जेक्ट हिट्स अ स्ट्रेस पॉइंट, and this happens when too much pulling begins to increase the strain and the change the crystalline features of the object। उसका crystalline structure में changes आ जाता है। Minimal stress continues to strain increases going beyond the proportional elasticity and creating a sort of round neck known as yield strength। तो yield strength के ऊपर एक round neck टाइप का शेप बन जाता है ग्राफ में, और इस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रीच्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। तो जो मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में स्ट्रेन हार्डनिंग एक टर्मिनोलॉजी आता है, इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है उसको, वायर रोप को। सो वेयर continued stress pull on the elastic object before it begins to change its shape entirely। ये पूरी तरह से चेंज करने के पहले की बात है। एंड दिस इंक्रीज इन द स्ट्रेस इज ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। तो ये जो हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल है उसके चलते इसका शेप में चेंज होना शुरू होता है, विच बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन इट्स ओरिजिनल अनस्ट्रेस्ड कंपोजिशन
As a result, the graph starts to decrease before topping out at the ultimate tensile point. तो उसके बाद नीचे आने लगता है और वो ब्रेक कर जाता है मटेरियल। अब यहाँ हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस ब्रेक स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द ब्रेक स्ट्रेंथ मीन टू सेपरेट थिंग्स। After reaching the ultimate tensile point of the object, further stretching result in necking. Necking का इफेक्ट मतलब उसका डायमीटर पतला होते जाएगा। When the localized cross-sectional area of the object begins या starts reducing dramatically. Dramatically माने विचित्र तरीके से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और फास्टर होता है, क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ नेक लाइक स्ट्रक्चर। नेक लाइक स्ट्रक्चर उसमें बन जाता है। Once necking occurs, stress dramatically reduces. अब इसके बाद स्ट्रेस जो है ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है एज स्ट्रेन कंटिन्यूज ऑन द ऑब्जेक्ट। और स्ट्रेन मतलब उसमें जो इलांगेशन है वो होते रह जाता है, बिना स्ट्रेस का भी होने लगता है, अपने ही लोड के कारण होने लगता है अप टू द पॉइंट ऑफ द ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग पॉइंट पे जाकर के वो टूट जाता है उसके बाद। The time to reach the object's break strength from the ultimate tensile strength is very quick. अब ये बोलता है कि break strength time to reach the object's break strength from ultimate tensile strength, ultimate tensile strength से break strength तक पहुंचना का जो जर्नी है इसका बहुत क्विक है। और इसीलिए लोड जब टूटना शुरू होता है तो अचानक से टूट करके गिर जाता है। अब इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो स्लिंग के टूटने का बिहेवियर आप समझ सकते हैं। तो उसको कहाँ तक, इससे ये भी समझ सकते हैं कि आप कहाँ तक किसी भी स्लिंग को, किसी भी रोप को लोड करें ताकि वो सेफली आपके लिए काम कर सके और किसी भी प्रकार का कैटेस्ट्रोफिक रिजल्ट का आपको सामना ना करना पड़े। ये बहुत ही जरूरी है समझना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अप टू द लास्ट स्लाइड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको इस प्रकार का यूजफुल वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आप चाहते हैं कि इसे किसी दोस्त के साथ में या ग्रुप में शेयर किया जाए तो अवश्य शेयर कीजिए। कमेंट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या आप कुछ प्रशंसा के शब्द लिखना चाहते हैं तो अवश्य लिखें। लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक थम्स अप इस वीडियो बनाने के वालों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो थैंक यू वेरी मच once again before closing the video.